कुशल, आपको इस सक्सेस फिक्स प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है आपको। धन्यवाद सर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लॉट ऑफ कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली कि आप अपने फोर्थ अटेम्प्ट में ऑल इंडिया 40th रैंक लेकर के आज आप मेरे सामने हैं एंड आपको आईएएस में सिलेक्शन हो चुका है। तो ऐसी हालत में एक 4 साल की जर्नी, चार चार अटेम्प्ट देना, कैसा फील कर रहे हैं अभी आप? सर थोड़ा रिलीफ लगता है बस। और परिवार वालों को बहुत खुशी होती है। ये जो वर्ड है, मैंने बड़ा इनवेरिएबली कैंडिडेट से पूछा है तो लोग का जवाब यही मिलता है कि सर बड़ा रिलीफ लग रहा है। ये इसको जरा एक्सप्लेन कीजिए कि व्हाट ऑफ टाइप ऑफ रिलीफ यू आर फीलिंग नाउ। ऐसा क्या प्रेशर, ये पेन था जो आप यू आर फीलिंग रिलीव्ड? नहीं सर, पेन तो नहीं था। इट वाज अ वेरी फ्रूटफुल जर्नी, बहुत अच्छी राइट। जर्नी थी। लेकिन रिलीफ बस इसलिए लगता है कि एक तो आपकी सबसे मनपसंद सर्विस मिल जाती है। हम्म। दूसरा, आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के साइकिल से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि हम्म। कंपटीशन इतना टफ होता है हर साल ही कि पूरी मेहनत से हर साल लगना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी प्रीवियस मेहनत को आगे बिना मेहनत किए कंटिन्यू कर पाए, तो इसलिए रिलीफ थोड़ा ज्यादा हो जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपकी सक्सेस स्टोरी आपके ऑडियंस के लिए बड़ा अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि आपने 4 अटेम्प्ट लिए और चारों बार आपने इंटरव्यू दिया। जी तीन सर। आप लगातार इंटरव्यू तक पहुंचते रहे, नहीं हुआ 3 बार सिलेक्शन, और चौथे अटेम्प्ट में ऐसा क्या किया आपने कि फाइनली सिर्फ सिलेक्शन नहीं, ऑल इंडिया 40th रैंक आपको मिल गया? तो इसकी चर्चा भी आगे करेंगे, लेकिन थोड़ा ब्रीफली आपके बारे में ऑडियंस को जानकारी मिल जाए, तो अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आप कहाँ से रहने वाले हैं, क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है, फैमिली में कौन कौन लोग हैं? सर मेरा नाम कुशल जैन है। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से आता हूँ। मेरी फैमिली में मेरी एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई है। सर मैंने अपनी स्कूलिंग जबलपुर मध्य प्रदेश से ही करी है। इसके बाद मैं कॉलेज के लिए राष्ट्रीय विद्यालय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेंगलुरु चला गया था, जहाँ पे मैंने इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग में अपनी पढ़ाई पूरी करी, इंजीनियरिंग। उसके बाद मेरा चयन सर कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में हो गया था। वहां मैंने 1.5 साल काम किया और उसके बाद मैंने फिर सिविल सर्विसेज की प्रेपरेशन 2018-19 में चालू करी सर। ये जो प्रिपरेशन का स्टेजेस है चारों में, कैसे कैसे जर्नी ये चली और क्या क्या प्रोग्रेसिव जो आपका अचीवमेंट है वो कैसे रहा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो सर मेरे फेजेस सारे ही काफी इंटरेस्टिंग रहे हैं और मुझे उनसे बहुत सीखने के लिए मिला है। प्रीलिम्स फेज में जैसे कि हम ऑब्जेक्टिविटी पे ज्यादा ध्यान देते हैं, फैक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं और एलिमिनेशन टेक्निक्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं। पर जब वही मेंस की बात आ जाती है तो एनालिसिस पे ज्यादा ध्यान हो जाता है, क्वेश्चन को अलग डायमेंशन से कवर करने में ध्यान हो जाता है, और फिर पर्सनालिटी टेस्ट तो एक अलग ही प्रिपरेशन हो जाती है। तो मेरे हिसाब से इसलिए हर फेज से मैंने बहुत कुछ सीखा है सर। तीनों बार के एग्जाम में ऐसी क्या कमी रह रही थी, 3 बार में सिलेक्शन ही नहीं हो पाया? आप पीछे रहते गए और फाइनली फोर्थ में ऐसा क्या किया आपने कि आपको ऑल इंडिया में 40th रैंक मिल गया? सर हर बार कुछ ना कुछ कमी रह जा रही थी, क्योंकि अगर मैं एक सब्जेक्ट पे ध्यान देता था तो दूसरा सब्जेक्ट छूट जा रहा था। इस बार मैंने और होलिस्टिक पढ़ाई करी, अपने ऑप्शनल को और ज्यादा फोकस किया, थोड़ा एग्जाम बेस्ड अप्रोच ज्यादा अपनाई, जिसके कारण मुझे लगता है मुझे सफलता मिली है। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो पीरियड है 4 साल का, है ना, इसमें आपकी जो जर्नी है नेचुरली स्ट्रेसफुल रही होगी। तो अपने आप को कैसे आपने मोटिवेटेड रखा 4 साल तक? सर मैं हमेशा अपने फाइनल लक्ष्य के बारे में सोचता था कि आईएएस बनना या कोई भी किसी भी सर्विस का सिविल सर्वेंट बनना है। तो अगर मैं ये सोचूं कि अभी 2 साल और 3 साल की मेहनत और अगर मैं कर लूं, तो मुझे इतना इतना बड़ा गोल मिल जाएगा जहां पे मैं एक्चुअली पब्लिक सर्विस कर पाऊंगा। तो मेरे हिसाब से उस गोल को ध्यान में रखते हुए ये सब टेम्परेरी चैलेंजेस मुझे थोड़े कम ही लगने लगते थे। अच्छा, तो आपको लगता था मंजिल आसपास ही है, थोड़ी सी और मेहनत कर ले तो इसका बढ़ते ऐसे ड्राइव से आगे बढ़ते रहे। दैट जी इज सर। वेरी जी गुड, सर। इंटरेस्टिंग। इसमें एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, क्योंकि 4 साल में बहुत सारी चीजें रिपीटेटिव भी हो गई होगी आपकी, है ना? तो स्टार्टिंग में टू सिलेक्टिंग स्टडी रिसोर्सेज एंड लिमिटिंग, तो वो क्या स्टार्टिंग से आपका क्लियर था या करेक्शन के साथ अपने स्टडी रिसोर्सेज को रिडिफाइन किया आपने? सर स्टडी रिसोर्सेज मेरे सारे स्टैंडर्ड ही रहते थे, जो भी पहले भी सारे टॉपर्स गाइड कर चुके थे और जो बहुत सारी वीडियोस में यूट्यूब में भी मैं देखता था, तो वो मेरा फिक्स रहता था। उसको मैंने बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई नहीं किया, रादर देन उसी को अच्छे से रिवाइज किया और कैसे उसका एप्लीकेशन बेहतर से बेहतर कर सकूं, इस पे मैंने काम किया। स्टार्टिंग कहाँ से की आपने, प्रिपरेशन की स्टार्टिंग कहाँ से की, किस तरह की किताबों से? सर स्टार्टिंग मैंने एनसीईआरटी से ही करी थी। पर एनसीईआरटीज को मैंने
ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार पढ़ा होगा। बस मुझे ये समझना था कि इस एग्ज़ाम में किस प्रकार के नॉलेज की ज़रूरत होती है। फिर एनसीईआरटीज़ के बाद मैंने जो स्टैंडर्ड बुक्स जो रेफ़र की जाती हैं, उनको मैंने देखा था। जो चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही थी, फिर उसके लिए मैंने यूट्यूब का भी सहारा ले लिया था, जो-जो कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आते थे। और इनके साथ-साथ जो भी मेरी समझ होती थी इन सब चीज़ों से, मैं ज़रूर नोट्स बना लेता था। फिर जब मैं उनको रिवाइज़ करता था सर, तो मुझे लगता है कि उसके परिणाम और ज़्यादा अच्छे आते गए। बहुत अच्छा। एक एनसीईआरटी को लेकर के बड़ा आपने भी फेस किया होगा या सुना होगा स्टूडेंट कहते हैं कि किस स्टैंडर्ड से पढ़ना शुरू करें, 6 से 12 पढ़ें या 9 से 12 पढ़ें। तो जो इस तरह के कन्फ्यूजन में रहते हैं उनके लिए अपने अनुभव से क्या कहना चाहेंगे आप? सर मेरे हिसाब से 11th और 12th की एनसीईआरटीज़ तो काफ़ी ज़रूरी हो जाती हैं। लेकिन हाँ, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th की एनसीईआरटी आप कवर टू कवर नहीं पढ़नी है। आप सिर्फ़ अगर इंडेक्स भी देख लेंगे तो ऐसी बहुत चीज़ें होंगी जो आपको आती होंगी अभी तक। तो अगर मेरे हिसाब से वैसा देख लें तो 6, 7, 8, 9, 10th की आप वैसे कवर कर लीजिए। बाकी 11th और 12th की एनसीईआरटीज़ आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लेंगे, स्पेशली इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और ये सारी एनसीईआरटीज़। तो मेरे हिसाब से एक बेस बन जाएगा, जो स्टार्टिंग जिसको हम बोलते हैं, वहाँ से। वो आपका हो सकता है पूरे कॉन्सेप्ट्स आपको वहाँ से समझ में ना आएँ, लेकिन आपको ये ज़रूर पता चल जाएगा कि पढ़ना क्या गया है। एक और क्वेश्चन आपके थ्रू मैं लोगों को समझाना चाहूँगा, इसलिए अगला सवाल आपके लिए है कि पुरानी एनसीईआरटी और नई एनसीईआरटी, इसको लेकर बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहता है स्टूडेंट्स में कि कौन-सा पढ़ें, कौन-सा बेटर होगा, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? तो मेरे हिसाब से पुरानी हो चाहे नई हो, एनसीईआरटीज़ में मोटा-मोटा ज्ञान वही मिल जाता है। तो आप जो भी एनसीईआरटीज़ ले रहे हैं, आप उनको ध्यान से पढ़ें, लेकिन फिर सारे स्टैंडर्ड सोर्सेज़ भी पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटीज़ में सब कुछ कवर नहीं होता। और स्टैंडर्ड सोर्सेज़ में आपको जनरली एनसीईआरटी का जितना भी शॉर्ट जिस्ट है वो मिल ही जाता है। तो मेरे हिसाब से एनसीईआरटीज़ आप पुरानी नई जो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, जो भी आपने पढ़ी हो, वो आप पढ़ लें, लेकिन उसके बाद आप स्टैंडर्ड सोर्सेज़ में भी मूव कर जाएँ। तो उससे एक होलिस्टिक प्रिपरेशन हो जाएगी। प्रिपरेशन के दौरान में क्या आप एक ग्रुप प्रिपरेशन में विश्वास करते थे और यू हैड ए सोलो प्रिपरेशन? अपने आप तैयारी कर रहे थे, क्या कर रहे थे? सर मेरे हिसाब से हर फेज़ की अलग-अलग रिक्वायरमेंट और उसके हिसाब से आपको सोलो या ग्रुप में मूव करना चाहिए। जब आप कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, तो उसमें सोलो हेल्प बहुत करता है, क्योंकि आप पहले खुद से समझ लीजिए उस कॉन्सेप्ट को। हो सकता है अगर आपके दोस्त को समझ में आ जाए और वो आपको समझाने की कोशिश भी करे, तो भी आप उस नुआंस के लेवल तक नहीं पहुँच पाएँगे उस कॉन्सेप्ट में। पहले आप खुद से पढ़ें, खुद से समझें, खुद से थोड़े प्रश्न सॉल्व करें उससे रिलेटेड। जब वो आपको समझ में आ जाए, उसके बाद अगर आपको किसी अपने दोस्त से चर्चा करनी हो तो आप कर सकते हैं। लेकिन मेंस और इंटरव्यू के फेज़ में जब आपका कोई दोस्त जो आपके जैसा या आपके साथ मेंस दे रहा हो, अगर आप एक-दूसरे के आंसर कंसिस्टेंटली चेक करते रहें या इंटरव्यू के दौरान एक-दूसरे से क्वेश्चन पूछ के एक-दूसरे को आंसर करते रहें, तो मेरे हिसाब से ग्रुप की वहाँ वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है। एक्चुअली सोशल मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म आज के दिन में इट इज जस्ट लाइक अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, है ना? तो बहुत बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस कैंडिडेट के होते हैं। मैं काफी सेमिनार्स में अगर हम जाता हूँ स्टूडेंट के बीच में, कहते हैं सर इससे कैसे बचें, क्या करें? तो आपने सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की आपकी क्या भावना है और क्या आपने यूटिलाइज किया तो कैसे किया? सर ये बात तो सही है कि उसमें डिस्ट्रैक्शन तो हो ही सकता है। लेकिन हमें इससे बचना इसलिए भी चाहिए, सबसे पहले तो हम सोशल मीडिया को कम से कम यूज़ करें। हो सकता है तो ऐसी कोई भी ऐप्स जो हमारे पढ़ाई से रिलेटेड कभी नहीं हो पाएँगी, उनको हम डिलीट कर दें। लेकिन हाँ, अगर आपको फिर भी सोशल मीडिया से जुड़े रहना है, तो आप हर उन पेजेज़ को लाइक कर सकते हैं या सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें कि आपके पढ़ाई से रिलेटेड काम की बात हो रही है। तो अगर आप फेसबुक भी खोलेंगे या इंस्टाग्राम या यूट्यूब कुछ भी खोलेंगे, तो उसमें हो सकता है आपको एक क्विज़ का आंसर मिल जाए या हो सकता है ऐसा कोई आपको कॉन्सेप्ट मिल जाए, जो आपको पहले नहीं समझ आ रहा था। तो इससे हम सोशल मीडिया को प्रोडक्टिव भी बहुत बना सकते हैं। हाँ, लेकिन यदि आपकी आदत पड़ गई, एडिक्शन क्रिएट हो गया कि हमेशा सोशल मीडिया, तो नेचुरली इट इज गोइंग टू बी सीरियस वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है। यस सर, यस। तो अब ये एक तो हमने जो डिस्कशन किया उसके आधार पर जो पढ़ाई में स्पेशली जो करंट अफेयर्स है उसका एक इम्पोर्टेंस काफी हाई हो जाता है। तो करंट अफेयर्स की तैयारी को लेकर के कंफ्यूजन स्टूडेंट को, तो क्या न्यूज़पेपर पढ़ें, कैसे पढ़ें या क्या उसमें छोड़ें, तो उसके बारे में आप अपनी कुछ लाइट डालिए। सर देखिए, करंट अफेयर्स सबसे पहले तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल ही लेना चाहिए। ऐसा करने से एक तो आपको करंट अफेयर का आइडिया हो जाएगा और दूसरा आपको किसी भी टॉपिक का एनालिसिस पढ़ने की आइडिया हो जाएगा, जिसमें आप अपना एक थॉट प्रोसेस बना पाएँगे, जो आपको मेंस में भी काम आएगा, इंटरव्यू में भी काम आएगा। तो न्यूज़पेपर्स आर मस्ट। उसमें आप जो भी स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर्स हैं, आप कोई भी उसमें से पढ़ सकते हैं। इसके बाद जब आपका न्यूज़पेपर पढ़ना हो जाए,
तो आप ऑनलाइन जाके बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे वो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से डेली के 5 उसी करंट अफेयर से क्विज डालते हैं। या तो वो ऐसा कोई एक क्वेश्चन डालेंगे जो मेंस में उसी करंट टॉपिक से आ सकता है। तो मेरे हिसाब से आप अगर वो कर लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि उस करंट अफेयर से एक प्रीलिम्स का या एक मेंस का क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है। सर तीसरी चीज इसके अलावा जब आप लास्ट में जब साल खत्म हो जाता है या अगर आपकी आदत है तो महीने के एंड में भी आप एक मंथली कंपाइलेशन किसी भी कोचिंग का जो भी आपको ठीक लगता है वो भी पढ़ सकते हैं। उससे आपका इतना हो जाएगा कि करंट अफेयर छूटेगा नहीं और एनालिसिस भी हो जाएगा और आपने उसको प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी देख लिया होगा। टाइम मैनेजमेंट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर रिक्वायर्ड इन दिस होल प्रिपरेशन। आपने अपनी एवरेज स्टडी आवर्स किस रखे रखे और टाइम मैनेजमेंट के बारे में आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? सर सबसे पहले फोकस क्वांटिटी नहीं क्वालिटी ऑफ आवर्स पे होना चाहिए। हो सकता है कोई 6 या 7 घंटे बहुत प्रोडक्टिव पढ़ लेता हो, लेकिन हो सकता है कोई वहीं 12 या 14 घंटे भी पढ़ते हो, तो उनकी ग्रास्पिंग एबिलिटी कम हो जाती हो। तो मेरे हिसाब से वो इंडिविजुअल को अपने हिसाब से देखना चाहिए। बस ये बचना चाहिए कि आप किसी और डिस्ट्रैक्शन में ना पड़ जाएँ। आपका मेन फोकस सिर्फ पढ़ाई होना चाहिए। जो आपकी दैनिक चर्या है, वो तो आप करते ही रहें। फिट रहना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मुझे लगता है आपका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आपकी पढ़ाई पे ही होना चाहिए आमतौर पे। ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है कई बार बड़ा, आप तो खैर हर बार क्वालिफाई किया है, बट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इट बिकम्स चैलेंजिंग कि इसी में क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो कुछ बेसिक टिप्स अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जो देना चाहेंगे कि दीज आर द 3 4 5 पॉइंट्स व्हिच आर नीडेड टू बी श्योर शॉट इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर इसमें सबसे पहली टिप तो मेरी बस यही रहेगी कि आपके पास जितना भी समय बचता है प्रीलिम्स के लिए, मान लीजिए आप 1 साल की प्रिपरेशन को ध्यान में रख रहे हैं या आप 8 महीने की या 6 जितना भी आपके पास टाइम है, आप पूरे सिलेबस को उतने भाग में बाँट लीजिए, हफ्ते के हिसाब से। कि अगर मान लीजिए आपके पास 1 साल है, तो आप पूरे सिलेबस को ऐसे बाँट लीजिए कि आपका आज से 10 महीने के बाद पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। वैसे अगर आप कर लेंगे, उसके बाद जितना आपने 1 हफ्ते में पढ़ने का टारगेट रखा है, उसी के साथ-साथ उसी सेक्शन से रिलेटेड आप जो भी सेक्शनल टेस्ट हैं, वो आपको हफ्ते के एंड में लगाना ही लगाना चाहिए। अगर आप वो लास्ट के लिए रख देंगे, तो बहुत पेंडिंग बैकलॉग हो जाएगा जो कभी कंप्लीट नहीं होगा। एक बार जब आपने सेक्शनल हर हफ्ते का सेक्शनल कर लिया और उसके टेस्ट भी लगा लिए, लास्ट में जाके जब आप फुल लेंथ भी लगा चुके हैं, आपको वही सेक्शनल पेपर्स वापस से रिवाइज करने चाहिए। क्योंकि जनरली हमारी जो गलतियाँ हम करते हैं सेक्शनल पेपर में, फिर अगर हम उससे फिर कॉन्सेप्ट को पढ़ें, जो हमने गलत करी तो हमको ज़्यादा याद रह जाता है वो कॉन्सेप्ट। तो उसको पढ़ना चाहिए। इसके बाद यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मस्ट हो जाते हैं प्रीलिम्स के लिए। आपको वो लास्ट के लिए बचा के रखना चाहिए क्योंकि जब लास्ट में आप उनको सॉल्व करेंगे तो कॉन्फिडेंस भी आएगा और अगर आप आंसर की अगर बाजू में रख के उनको सॉल्व करेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि यूपीएससी में किस हिसाब के क्वेश्चन आते हैं और उनका किस हिसाब से आंसर होता है क्योंकि आजकल एम्बिग्यूअस आंसर्स बढ़ते जा रहे हैं। सर अगर इतना आप हफ्ते के हिसाब से बांट के उसका सेक्शनल टेस्ट लगा के बाद में उसको रिवाइज कर लेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से कर लेंगे तो मेरे हिसाब से प्रीलिम्स ऐसी स्टेज है जो आपकी क्लियर हो ही जाना चाहिए। बहुत खूब कुशल। इम्पोर्टेंट ये है कि कितना पढ़ें और क्या छोड़ें, तो एक अलग पॉइंट बन के आता ही है। एक स्टूडेंट के लिए चैलेंज रहता है कि इतना सारा चीज कैसे याद रखें, बहुत सारी चीज पढ़ना होता है। तो इसके बारे में आप अपनी अनुभव से क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? सर मेरे हिसाब से किसी भी चीज को अगर आप सिर्फ याद करने की कोशिश करेंगे तो वो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगी। हम्म। इससे ज़्यादा आप कोशिश ये रखें कि आपको समझना है उस कॉन्सेप्ट को। आप जैसे मान लीजिए अगर हिस्ट्री भी है, तो आप उसको कनेक्ट करके अगर पढ़ेंगे, आप उसको एक-दूसरे से रिलेट करेंगे, तो मेरे हिसाब से यूपीएससी के एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये ना ही आपके सिर्फ प्रीलिम्स में काम आएगा, आपके मेंस में भी एनालिटिकल क्वेश्चन में ये बहुत हेल्प करेगा। तो इसको समझ के और अगर मान लीजिए आपको फिर भी दिक्कत हो रही है, तो जो-जो चीज़ें आपको स्पेसिफिकली दिक्कत करती हैं, वो आप जैसे मान लीजिए आपने कोई हिस्ट्री का चैप्टर लिया, तो जब आप उस हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसी बुक में आप उसी पेज के ऊपर 1 या 2 लाइन जो इम्पोर्टेंट है, वो लिख लीजिए। कोई अगर इम्पोर्टेंट डेट है, कोई इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ है, बस आप 1 या 2 लाइन लिख लीजिए और बाद में जब आपका वो चैप्टर हो जाए, तो आप बस वो 8 या 10 या 20 लाइन का जो आपके नोट्स हुए हैं, उसको एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। जब कभी आप दोबारा आएँ, तो बस वही 20 लाइन को रिवाइज़ कर लीजिए। बार-बार जितनी बार रिवीजन बढ़ाएँगे आप और एनालिटिकल स्किल्स के साथ, मेरे हिसाब से वो चीज़ अपने आप याद होती जाती है। तो इससे निकल के आता है कि जो ना नोट्स मेकिंग आर्ट फॉर यूपीएससी है ना, सिविल सर्विसेज के लिए। तो उसके बारे में आपकी क्या अपनी एक्सपीरियंस रही है, वो बताइए कि कैसे आपने नोट्स बनाए एंड व्हाट experience you would like to share with the others?
सर मेरे हिसाब से नोट्स मेकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपके नोट्स अच्छे रहेंगे और शॉर्ट रहेंगे, तो आप उनको एग्ज़ाम के जस्ट पहले भी रिवाइज़ कर पाएँगे और फिर वो आपके आंसर शीट में रिफ्लेक्ट भी करेगा। तो मेरे हिसाब से आप नोट्स ऐसे बनाएँ जो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो उस टॉपिक पे। सिर्फ कॉपी पेस्ट कर देना एक-एक लाइन को, वो बहुत हेल्पफुल नहीं होगा। इससे बेटर है आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से, एक फ्रेज़ है, योर नोट्स शुड टॉक टू यू, कि आपके नोट्स आपसे बात करना चाहिए कि आपने क्या समझा था इस टॉपिक से रिलेटेड। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो एक तो आपके रिवीजन का टाइम कम होता जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाएँगे आप, और तीसरा है हर चीज़ जो आपके नोट्स में थी या जो इम्पोर्टेंट थी वो फाइनल डे रिप्रोड्यूस हो जाएगी। क्योंकि नॉलेज बहुत सबके पास ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो उस दिन रिप्रोड्यूस करेगा उसको ज़्यादा नंबर मिल जाएँगे। अल्टीमेटली ये कि कितना जानते हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कितना वहाँ रिप्रोड्यूस कर पाएँगे और बिल्कुल। कितने इफेक्टिवली कर पाएँगे, जी सर। वो एक इम्पोर्टेंस रखता है। आगे बढ़ते हुए हम लोग मेंस की चर्चा करते हैं, उसमें से सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट इज़ ऑलवेज़ ए वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट डिसीजन। तो आपने अपना सब्जेक्ट क्या रखा? सर मेरा सब्जेक्ट सोशियोलॉजी था। और बैकग्राउंड आपका सोशियोलॉजी का नहीं था। जी नहीं सर। तो फिर ये सोशियोलॉजी क्यों रखा आपने और सिलेक्शन में किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? सर सबसे पहले सिलेक्शन के लिए 3-4 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात तो ये कि हर ऑप्शनल में नंबर आते हैं। अगर ये राइट, कोई धारणा चल रही है कि एक ही ऑप्शन में नंबर आते हैं या एक ऑप्शन में नंबर नहीं आते, ये धारणा गलत है। आप किसी भी साल के टॉपर्स लिस्ट उठा के देखेंगे तो आपको हर ऑप्शन से टॉपर्स मिल ही जाएँगे। सर दूसरी चीज़ ये है कि आप किसी भी ऑप्शन को चूज़ करने से पहले एक बार उसके सिलेबस पढ़ लीजिए, जो यूपीएससी में दिया गया है। आप उस सिलेबस को पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया होगा उस ऑप्शनल में आपको पढ़ना क्या-क्या पड़ेगा। तीसरी बात, आप उस ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देखिए, जो यूपीएससी में आए हुए हैं। ऐसा करने पे आपको ये बात का रियलाइज़ेशन होगा कि क्या आप एक क्वेश्चन के अराउंड एक थॉट डेवलप कर पा रहे हैं कि नहीं। राइट। हुँ। चौथी बात सर ये होगी कि उस ऑप्शनल की गाइडेंस अच्छी अवेलेबल होना चाहिए, जिससे कि आप एक टेस्ट सीरीज़ अच्छी जॉइन कर सकें उसकी, आपको फीडबैक मिल सके आप आंसर कैसे लिख रहे हैं। नहीं तो आम तौर पे हो सकता है सर कि आपको नॉलेज तो हो, लेकिन आपके उससे आपके मार्क्स ना रिफ्लेक्ट हो रहे हो, क्योंकि शायद आपकी आंसर राइटिंग उस ऑप्शनल में उतनी अच्छी ना हो पाए। तो वो एक फैक्टर रहता है। 5वां फैक्टर सर मेरे हिसाब से ये भी रहना चाहिए कि कितना ओवरलैप करेगा जनरल स्टडीज़ का सिलेबस से ऑप्शनल का। सर अगर ये सारी चीज़ें, और छठवां फैक्टर ऑब्वियसली सर कि आपके पास मेंटर हो या अच्छे उसके दोस्त हो या आपको कोई गाइड करने वाला हो उस ऑप्शन में। इतना अगर मुझे लगता है कि इतना कवर कर लेंगे तो आपका एक सही ऑप्शन का चयन हो जाएगा। अब सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट में हमने सोशियोलॉजी लिया, आपका बैकग्राउंड भी नहीं था। तो ऐसे स्टूडेंट जो पहली बार सोशियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए कुछ बेसिक रीडिंग्स कि कहाँ से स्टार्ट करें, वो आप सजेस्ट करिए। सर सोशियोलॉजी में जो बेसिक थिंकर्स हैं, उनकी बुक्स मार्केट में भी अवेलेबल हैं, जैसे कि रिट्ज़र हो गई, और अगर आप मान लीजिए कोई किसी भी आप प्रतिष्ठित कोचिंग इंस्टीट्यूट के अगर आप नोट्स भी सिर्फ उठा के ले आएँ मार्केट से, तो उसमें से आपका थिंकर्स का पार्ट कंप्लीट अच्छे से हो जाता है। इसके अलावा सर अगर आप पेपर 2 की बात करें तो उसमें इग्नू के जो नोट्स होते हैं, जो जी, इंडियन सोशियोलॉजी होती है। सर अगर इग्नू के नोट्स आप एक आप अगर सिर्फ गूगल करेंगे सोशियोलॉजी सोर्सेज यूपीएससी, तो एक पीडीएफ आ जाएगा। उसमें हर टॉपिक के साथ-साथ ये होगा कि वो कहाँ से आपको पढ़ना है। इग्नू के चैप्टर्स में, क्योंकि इग्नू एक एक बल्कि मॉड्यूल है। तो अगर आप वहाँ से देख लेंगे तो आपको हर एक इग्नू का चैप्टर पता चल जाएगा कि किस चैप्टर को कहाँ से पढ़ना है। तो मेरे जी। हिसाब से ये स्टार्टिंग अच्छी रहेगी, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बन जाएगी और आपको ये भी पता चलेगा कि सोशियोलॉजी में कैसे अप्रोच करना होता है, थिंकर्स कैसे आइडेंटिफाई करने होते हैं और कैसे उसको अप्लाई करना होता है। गुड, आई होप कि जो आप सोशियोलॉजी जो लेना चाहते हैं, उनको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। और जनरल स्टडीज़ में 4 पेपर हैं, चारों का नेचर अलग-अलग है, टाइप अलग-अलग है। बट जो आपको दिखता है कि जनरल स्टडीज़ के पेपर में अच्छा करने के लिए जो बेसिक फंडामेंटल अप्रोच होना चाहिए, वो आपके हिसाब से क्या है? सर इसमें मेरी अप्रोच बहुत सिंपल रही है। मैं सिर्फ जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल दूँ कि जैसे जनरल स्टडीज़ 1 का पेपर है। तो सर अगर आप देखें कि पेपर 1 हो, चाहे पेपर 2 हो, चाहे पेपर 3 हो, इसका सिलेबस यूपीएससी की तरफ से जो दिया गया है वो 20 सबहेड्स में डिवाइडेड है। आप उन 20 सबहेड्स को अपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट में लिख लीजिए। आप पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखिए, और हर जैसे मान लीजिए जीएस 1 का आपने पेपर उठाया है, तो आप हर क्वेश्चन को देखिए कि वो किस सबहेड से आया है। ऐसे करके आप 6-7 साल पुराने पेपर उसको सारे डिवाइड कर लीजिए बेस्ड ऑन द सबहेड्स। इतना करने के बाद सर अगर आप उन सबहेड्स को आप इंडिविजुअली पढ़ना को चालू करते हैं,
तो मेरे हिसाब से उसमें आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। आप इंडिविजुअली कोई भी सबहेड उठाइए, उससे रिलेटेड आपको जो भी स्टैटिक पोर्शन से आपको पढ़ना है आप वो पढ़ लीजिए, और जो भी आपको इंपॉर्टेंट बातें लगती है वो उसी सबहेड के नीचे लिख लीजिए। ऐसा करेंगे तो आपके पास 20 सबहेड से रिलेटेड 70 या 80 पेज के क्रिस्प नोट्स बन जाएंगे, जो आपके उस पेपर के अच्छे नोट्स कहलाएंगे। इतना करने के बाद सर आप उसी पेपर का सेक्शनल मेंस का टेस्ट लगा लीजिए। वो आप किसी भी कोचिंग से लगा लीजिए, वो आपके ऊपर। सिर्फ इतना करने के बाद फिर जब आप फुल एंड टेस्ट देंगे उसका, तो मेरे हिसाब से प्रिपरेशन आपकी वहां पे रिफ्लेक्ट जरूर। मेंस के जनरल स्टडीज पेपर के बाद, मतलब जनरल स्टडीज पेपर में राइटिंग स्किल क्या होनी चाहिए और वो कैसे डेवलप हो सकता है? राइटिंग स्किल डेवलप करने के लिए पहले तो आपको ज्यादा से ज्यादा पेपर सॉल्व करने हैं, और उससे रिलेटेड आपको ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको हर एक क्वेश्चन उठा के ये देखना है कि उस क्वेश्चन की डिमांड क्या थी। सर कुछ इम्प्लिसिट डिमांड होती है क्वेश्चन की, कुछ एक्सप्लिसिट डिमांड होती है। तो अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपसे किसी ने चैलेंजेस पूछे हैं, किसी भी चीज के चैलेंजेस हो सकते हैं, इंडियन सोसाइटी के हो सकते हैं, इकोनॉमी, किसी भी चीज के, तो आपको वो चैलेंजेस तो मेंशन करने ही है, साथ में उसकी एक इम्प्लिसिट डिमांड है कि आपको उसके सॉल्यूशंस भी मेंशन करने हैं। तो अगर मेरे हिसाब से अगर आप इन इन सब के ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन लिखेंगे, और फिर किसी अच्छे क्रेडिबल मेंटर से उसको चेक करवाते रहेंगे, तो आपकी जो आंसर है वो एक आइडियल आंसर के पास आते जाएंगे डे पे डे, और आपका क्वालिटी इंप्रूव होती जाएगी। एक आप जो ऐसे पेपर है खास करके वो उसका थोड़ा नेचर डिफरेंट है, एंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ राइटिंग जो वही पॉसिबल हो पाता है, तो उसमें अप्रोच क्या होना चाहिए आपके हिसाब से जो आपने अडॉप्ट किया? सर ऐसे से रिलेटेड पहली अप्रोच ये है कि आपको ऐसे पेपर की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो आप हफ्ते में 1 या 2 अगर आप ऐसे लिखेंगे तो मेरे हिसाब से वो काफी प्रैक्टिस कहलाती है। लेकिन आपको सिर्फ ऐसे लिखना नहीं है। जिनकी भी टॉपर्स के पिछली बार ऐसे में अच्छे नंबर आए हैं, हो सकता है वो उनकी रैंक पीछे रही हो पर उनके ऐसे में बहुत अच्छे नंबर आए हैं, आप उनकी जाके कॉपीज को जरूर पढ़िए। इससे आपको ये पता चलेगा कि किस हिसाब से ऐसे लिखने पे यूपीएससी रिवॉर्ड किया जाता है और किन से मार्क्स ज्यादा आते हैं। आप वहां से अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए कि एक ऐसे को अप्रोच कैसे करना है, उसका फ्लो कैसे होना चाहिए। वो आपको मेरे हिसाब से ऐसे आंसर राइटिंग में काफी हेल्प करेगा। फिर इसके बाद योजना की जो मैगजीन होती है, आप सिर्फ उसका फर्स्ट पेज, जिसको हम एडिटर्स नोट भी बोलते हैं, तो ऐसे 12 महीने के 12 पेज हो जाते हैं बस। अगर आप उनको पढ़ेंगे तो वो भी एक ऐसे के फॉर्मेट में लिखा होता है, जिसमें आपको एक फ्लो समझ में आएगा कि ऐसे में फ्लो कैसे वो करना होता है। इसके अलावा अगर आप ऐसे को कुछ थीम्स में बांट लेते हैं, जो थीम्स अवेलेबल होती है मार्केट में, अगर आप उनमें बांट के कोई फैक्ट्स हो गया, कोई एनेक्डोट हो गया, आपको कुछ उससे रिलेटेड जो भी एक इंटरेस्टिंग बट रेलेवेंट बात है, अगर आप उनको अपने नोट्स में पहले से लिख लेंगे थीम वाइज, तो मेरे हिसाब से उसको वहां फाइनली रिप्रोड्यूस कर पाना ज्यादा आसान होगा, और आपके नंबर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते बहुत अच्छी आपने इसको बताया, थोड़ा सा और आज की जानकारी आपसे हम चाहेंगे आपके ऑडियंस के लिए कि इम्पोर्टेंस इस बात का है कि ऐसे लिखा कैसे जाए। तो उसमें मान लीजिए जो 3 पार्ट्स कहते हैं, इंट्रोडक्शन, मिडल एंड एंड, ये तीनों पार्ट में किन बातों को ध्यान रखने के लिए, और लगभग क्या एवरेज ऑफ राइटिंग जो कंटेंट वर्ड्स होने चाहिए, ये थोड़ा बताएं। सर अगर बात करें इंट्रोडक्शन की, तो आपके इंट्रोडक्शन में ऐसे का जो टॉपिक है, जिसको हम ऐसे का सोल बोलते हैं, वो जरूर हिट होना चाहिए। चाहे फिर अगर आप एनेक्डोट से हिट कर रहे हैं उसको, या फैक्ट से हिट कर रहे हैं, या जैसे भी अगर आप हिस्टोरिकल किसी इंस्टेंस से उसको हिट कर रहे हैं, पर ये जरूर होना चाहिए कि आपके पहले पेज में एग्जामिनर को पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए कि आपको वो टॉपिक समझ में आ गया है। इसके बाद बॉडी में जब हम आते हैं, तो बॉडी उसी थॉट के अराउंड या उसी टॉपिक के अराउंड जितने डायमेंशंस आप ओपन कर सकते हैं, जो रिलेटेड डायमेंशंस हो, अनरिलेटेड डायमेंशंस ओपन करेंगे तो वो ऐसे के फ्लो को बिगाड़ देगा। तो अगर जितने भी आप रिलेटेड डायमेंशंस ओपन कर सकते हैं, वो आपके मेन बॉडी का पार्ट हो जाना चाहिए। कंक्लूजन में जहां तक हम बात आए, तो जो वे फॉरवर्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं सोल्यूशन होता है, अगर आपने कोई चैलेंजेस मेन बॉडी में आपने एड्रेस किए हैं, तो उसकी वे फॉरवर्ड यहाँ देना है। उसका प्रैक्टिकल इंडिया में एप्लीकेशन कैसे है वो आपको बताना है। और इसके बाद वे फॉरवर्ड आपका एक फॉरवर्ड लुकिंग ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, जिससे ये लगे कि अगर आपके पास कोई चैलेंज आएगा तो आप उसको एक ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से टैकल करेंगे। तो आई थिंक वो चीज कंक्लूजन में हो जाना चाहिए। तो ऐसे अगर आप इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन में अगर अपने ऐसे को बांट लेंगे और एक फ्लो मेंटेन रखेंगे, तो एक अच्छे ऐसे के नंबर आने की संभावना बढ़ जाती इसमें कुशल जो फिलोसफिकल है। एसेज हैं खास करके, जिसमें कुछ स्टेटमेंट दिया जाता है, देन यू आर आस्क्ड टू राइट एन एसे, तो इस तरह के ऐसे को कैसे डील करना चाहिए? और आपने यदि कोई लास्ट ईयर के जो अपने एसे लिखे उसके रेफरेंस से थोड़ा समझाएं।
सर इसमें क्योंकि आजकल फिलोसफिकल एसेज का पूरा ट्रेंड आ चुका है, जहाँ पे आठों के आठों पिछली बार तो फिलोसफिकल एसेज ही आ गए थे। हम्म। तो इसमें सर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की बहुत जरूरत है। आपको फिलोसफिकल एसे का सबसे पहले तो थॉट समझ में आ जाना चाहिए। तो जब भी आप जो भी 4 एसे पढ़ें, ये देखें कि आपको किसका थॉट समझ में आ रहा है और किसमें एम्बिग्यूटी कम से कम है। जैसे कि अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर के पेपर से ही बात करूं मैं, तो उसमें एक ऐसे था, देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब इसमें थॉट काफी क्लियर हो रहा है कि जितनी भी आज हम बेस्ट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उसमें भी कुछ कमियां हैं और एक बेटर प्रैक्टिस की जा सकती है। अब ये ऐसे को मैं सेफ ऐसे मानूंगा, क्योंकि यहाँ पे भले ही फिलोसफिकल ऐसे है, आपके गलत होने के चांसेस बहुत कम है। तो राइट। जैसे अगर इस बार भी आप मार्क्स देखेंगे तो काफी सारे मेंस क्वालिफाइड बच्चों के भी ऐसे में मार्क्स 90, 100, 80s में आए हैं, क्योंकि शायद ऐसा हुआ है कि एक ऐसे का थॉट उन्होंने एड्रेस नहीं किया होगा, तो उनका वो इवैल्यूएशन में कम नंबर आ गए। तो ऐसे ऐसे चूज करिए सबसे पहले जिनका थॉट इजी है, क्लियर है जिनका थॉट। तो जब आप फिर ऐसे ऐसे उठा लेंगे, तो इसके बाद आप सोचिए कि आपको वो फिलोसफिकल डायमेंशंस कितने बढ़ सकते होंगे। डायमेंशंस वही होंगे, इकोनॉमिक्स डायमेंशन, सोसाइटी डायमेंशन, पॉलिटिकल, बट आपको उनको वैसे प्रेजेंट करना है कि वो उस फिलोसफी के साथ एसोसिएट हो जाए। जैसे कि मान लीजिए मैं अगर इसी ऐसे की बात करूं, देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो अगर आप उसको पॉलिटिकल थॉट में ले रहे हैं, तो अगर हम ईवीएम को एक बेस्ट प्रैक्टिस बताते हैं, तो हम उसको वीवीपैट को और इफेक्टिव करना या उसको और ट्रांसपेरेंसी में हम उसको एक और बेटर उसको ऐड ऑन करके बता सकते हैं कि कैसे ये बेस्ट प्रैक्टिस तो हो रही है पर इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है आगे जाके। तो वो आपका डायमेंशन भी कवर हो गया, वो ऐसे का थॉट भी आपने कैप्चर कर लिया। तो ऐसे आप टॉपिक्स ढूंढिए जहां पे आप सिंपल थॉट्स हो जिनके, जिसमें आपके गलत होने के चांसेस कम हो, पहली चीज। दूसरी चीज सर, ऐसे हमेशा डायनामिक ही रहेंगे जहां गोइंग वे फॉरवर्ड। तो ऐसे का आप 100% प्रिपरेशन घर से नहीं कर सकते। जितनी बेसिक चीजें हैं वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं, बट आपको वहां पे सोचने की आदत डालनी पड़ेगी। यू शुड बी ऑलवेज प्रिपेयर टू थिंक ऑन इट्स फीट, राइट। तो अगर आप वैसे करेंगे तो आपको वहां पे डायनामिक, क्योंकि ऐसे एक ऐसा पेपर होता है जहां पे टाइम की कमी नहीं पड़ती आमतौर पे एस्पिरेंट को, तो वहां पे आपके पास सोचने के लिए वक्त दिया जाता है ऐसे में। तो आपको हमेशा उस फ्रेम ऑफ माइंड से जाना है कि आज मैं कुछ नया सोचूंगा ऐसे में। जनरली जीएस में होता है कि हम एक मतलब एक प्री रिक्विजिट फ्रेम ऑफ माइंड से जाते हैं कि हम जल्दी से इंट्रोडक्शन लिखेंगे, जल्दी से 5 कॉन्स 5 प्रोस लिख के वे फॉर्म लिख के एक आंसर को खत्म करेंगे। पर ऐसे में थोड़ा सा क्रिएटिव होने की जरूरत हो जाती है। यू शुड लेट योर थॉट्स रन वाइल्ड, जिसको हम बोलते हैं। तो वैसे अगर आप ऐसे को अप्रोच करेंगे तो मेरे हिसाब से आपके नंबर एवरेज से काफी ऊपर आ जाएंगे। नेचुरली चूंकि उसके लिए टाइम भी दिया जाता है कि हाँ जी जहाँ आप एक ऐसे जी लिखने के लिए 1.5 घंटे का आपके पास पूरा टाइम मिल रहा है। ठीक जी। है। तो प्लानिंग करना उसको और उसके इम्प्लीमेंट करना वो सारी चीजें आ जाती हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके पूरा डिस्क्रिप्शन को सुनकर इससे में बहुत अच्छे डायरेक्शंस फ्यूचर के कैंडिडेट्स को मिल जाएंगे। राइट। कुशल, अब थोड़ी सिविल सर्विस स्पेशलिटी टेस्ट की बात करते हैं। आपके हिसाब से वहाँ क्या जांचना चाहते हैं, क्योंकि आपने लगातार इंटरव्यू दिए और फाइनली आपका सिलेक्शन हो गया। ठीक है ना। टोटल 4 इंटरव्यू दिए ना अपने से मिलके। जी जी। तो अब बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है 4 साल का आपका नंबर में। आप ये जब सबसे पहले तो बताइए कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में आपको नंबर कितने आए? जरा जिज्ञासा होगी लोगों को सुनने की। सर मेरे पहले अटेम्प्ट में 176 मार्क्स थे। दूसरे अटेम्प्ट में मेरे वही मार्क्स कम होके 143 हो गए थे। तीसरे अटेम्प्ट में मेरे फिर से 180 मार्क्स आए थे, और चौथे अटेम्प्ट में मेरे 193 मार्क्स थे इंटरव्यू में। बिल्कुल। जी तो सर। अल्टीमेटली आप लगातार प्रोग्रेस है, 1 साल खाली करेक्शन का कुछ लगता है मामला हो। तो आपके हिसाब जी। से यूपीएससी बोर्ड एक कैंडिडेट में क्या देखना चाहती थ्रू दिस टेस्ट? सर सबसे पहले वो ये देखना चाहते हैं कि जो आपने आपके डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा है वो सारा कुछ आपने जेन्युइनली किया है कि नहीं। तो अगर जैसे आपने कोई हॉबी लिखी होगी तो उसमें आपको एक एवरेज से ज्यादा ज्ञान होना ही चाहिए, राइट। क्योंकि क्योंकि वो आपकी हॉबी है। आप खुद ही यूपीएससी को बता रहे हैं कि ये मेरी हॉबी है। तो उस एरिया में आपकी रुचि होना चाहिए और आपको ज्ञान भी होना चाहिए उसमें। सर सेकंड चीज ये है, जो आपने इंजीनियरिंग करी है या जो आपने आर्ट्स में या जिस भी आपने बैकग्राउंड से आप आते हैं, उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। क्योंकि मैंने पढ़े हुए उसको टाइम हो गया तो अब मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं है, वो एक नेगेटिव इंप्रेशन देता है। सर तीसरी बात ये है कि वो आपका वहां पे इमोशनल इंटेलिजेंस और मेंटल अलर्टनेस दोनों चीजें चेक कर रहे हैं। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि एक तो आप यूपीएससी के इंटरव्यू के बोर्ड में बैठे हैं, तो आपको एक फॉर्मल अप्रोच हमेशा ही अपनानी चाहिए। वो कैसा भी आंसर हो सकता है बोर्ड मेंबर हंस रहे हो या कैजुअली वो क्वेश्चन को लेने की, पर आपको हमेशा उसको एक फॉर्मल अप्रोच लगाना जरूरी है। जैसे कि सर मुझे
एक क्वेश्चन पूछा गया कि एक महिला ने ट्वीट किया था कंपनी के सीईओ को कि आप वर्क फ्रॉम होम खत्म कर दें, क्योंकि अब वो डबल बर्डन ऑफ वर्क उन पे पड़ रहा है, हम्म, क्योंकि उनके स्पाउस भी घर पे रहते हैं। तो वो उन्होंने एक फनी सेंस में मुझसे पूछा था क्वेश्चन, पर हम्म, इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे वहां पे कैजुअल अप्रोच ले लेनी है। मैंने उनको बताया कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि डबल बर्डन ऑफ वर्क विमेन पे पड़ जाता है, इसलिए एक इक्वल अप्रोच हम्म, होना चाहिए जहां पे दोनों हाथ बटाएं साथ में। तो मेरे हिसाब से वो एक पॉजिटिव अप्रोच गई उस तरफ कि नहीं, आप सीरियसली सोच सकते हैं इस चीज को। सर तीसरी चीज इंटरव्यू में ये बात ध्यान रखनी है कि आपको वहां पे क्रिस्प, शॉर्ट एंड टू द पॉइंट आंसर करना है। बहुत बहुत बार हो जाता है कि एस्पिरेंट लंबे लंबे आंसर देके आते हैं। अगर उन्होंने आपसे कोई सोल्यूशन पूछा है तो आप या 2 या 3 बता के फिर आप शांत हो जाए। अगर उनको लगेगा तो वो आपसे और पूछ लेंगे। पर कुछ एस्पिरेंट्स अगर उनको 6 सोल्यूशन याद आ रहे हैं तो वो 6 के 6 बताते हैं। तो ऐसे में बोर्ड के पास आपको जांचने का टाइम और कम हो जाता है। तो ये सब बातें अगर आप टू द पॉइंट बात करें, क्रिस्प बात करें, एकदम लॉजिकल बात करें, सोल्यूशन ऑप्टिमिस्टिक बात करें, अगर उनको दिखे कि आपके अंदर एक ऑप्टिमिज्म है, अगर वो आपसे कोई क्वेश्चन या चैलेंज पूछे तो आप एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन दे पाए उनको। आइडियलिस्टिक सोल्यूशन देंगे तो वो इंप्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन अगर आप उनको दे पाए तो मेरे हिसाब से ये सब चीजें इंटरव्यू में आपको अच्छे नंबर दिला सकती वेरी गुड, बहुत अच्छा। हैं। आपने अपने अनुभव से जो बताया कि लोगों को डेफिनेटली बहुत ही आगे अपनी प्रोफेशन में हेल्प करेगा। आप अपने जाते जाते आज के दिन में से क्या मैसेज आप देना चाहेंगे कैंडिडेट्स को, फ्यूचर के जो तैयारी करना चाहते हैं और ये तमन्ना रखते हैं कि एक ही अटेम्प्ट मेरा हो जाए या जल्दी हो जाए सिलेक्शन, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैसेज देना चाहूंगा कि ये एग्जाम आपका परसिवरेंस, ग्रिट और डिटर्मिनेशन चेक करेगा, किसी ना किसी स्टेज पे करेगा ही। हम्म, क्योंकि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आप सिलेक्ट होना चाहते हैं तो आपको उसके लिए उतना मेहनत करनी ही पड़ेगी। सेकंड चीज, अगर मान लीजिए आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस नहीं होता है, मान लीजिए, तो भी आपको ये बात ध्यान रखना है कि आज आप जिन आईएएस ऑफिसर्स को सुन के आप मोटिवेशन ले रहे हैं वो सब उसी रास्ते से गए, सबने उतनी ही मेहनत करी है, सबकी प्रिपरेशन में उतार चढ़ाव जरूर आई है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते गए हैं, उन्होंने अपना परसिवरेंस वहां पे दिखाया हुआ है। तो अगर आप भी आज स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये आपकी एक जर्नी का पार्ट है और ये आपको सक्सेस की तरफ ही ले जा रहा है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करते रहना है, लेकिन अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करके उसको हमेशा रेक्टिफाई करते रहना। वेरी गुड, वेरी नाइस। आई एम श्योर कि आपकी बातों से सबको एक बहुत अपनी पर्सपेक्टिव डेवलप करने में हेल्प मिलेगा। थैंक यू वेरी मच कुशल फॉर ज्वाइनिंग इन दिस प्रोग्राम एंड शेयरिंग योर थिंग्स। आपने ऑनेस्टली सब कुछ थैंक यू शेयर किया। आई थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, राइट? थैंक यू सर, थैंक यू।